से कुछ डेकेड्स पहले देर वर वेरी फ्यूअर ऑप्शंस फॉर अ वुमन टू गेट कंसीव, पर जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजीज आते गए वैसे वैसे देर वर मेनी ऑप्शंस फॉर अ वुमन टू हैव अ चाइल्ड। IVF, सरोगेट मदर्स, मेनी अदर मेडिकल प्रोसीजर्स, और इनमें से एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और जो हमारी आगे की कहानी होने वाली है उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो वी विल फोकस मोर ऑन दैट। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? अब मैं इसको मेडिकल टर्म्स में तो नहीं समझा सकती, बट इन शॉर्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें से जो मेल स्पर्म्स होते हैं उसको वुमेन के सर्विक्स में एक नीडल के थ्रू प्लेस किया जाता है। और इन स्पर्म्स का सोर्स होता है नहीं तो फादर ऑफ द चाइल्ड, और नहीं तो देर आर सेवरल स्पर्म डोनर्स हु डोनेट देयर स्पर्म्स। यूजुअली इस प्रोसीजर में अगर सैंपल किसी और का यूज़ हो रहा है अदर देन द फादर ऑफ द चाइल्ड, देन उसकी जो आइडेंटिटी होती है डोनर की वो रिवील नहीं की जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो डोनर होता है वो 3 बार से ज़्यादा बार अपना सैंपल डोनेट नहीं कर सकता है। इसके पीछे एक बेसिक लॉजिक है, अगर सेम ब्लड में ओवर पॉपुलेशन होगा तो आगे चल के पॉसिबल हो सकता है कि सेम ब्लड में शादी हो, और जब सेम ब्लड में शादी होती है और जो बच्चे होते हैं उसके बाद, तो दे गो थ्रू सेवरल ऑटो इम्यूनल डिजीजेस। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे आते हैं जिनमें अगर सेम ब्लड में शादी होती है तो दे सफ़र फ्रॉम वेरियस रेयर डिजीजेस जो कभी कभी क्योरेबल भी नहीं होते हैं। अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ऐसे ही जकोबा बैलेट नाम की एक लड़की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू ही हुई थी, और आगे चलकर उसने अपनी लाइफ में अपने बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और ये कहानी है इंडियाना के इंडियानापोलिस सिटी की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जकोबा भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हुई थी, और जो सैंपल्स जो यूज़ किए थे वो किसी अननोन डोनर के थे। तो ऑब्वियसली एज ग्रोइंग अप वो किसी अपने ब्लड रिलेशन में अपनी मदर के अलावा किसी और को नहीं जानती थी, और वो अपने रिलेटिव में किसी से भी वो ब्लड रिलेशन वाला बॉन्ड फील नहीं कर पाती थी। और उसका ये विश्वास था अगर वो आर्टिफिशियल प्रोसीजर के थ्रू हुई है तो उसका एक ना एक रिलेटिव तो अवेलेबल होगा ही। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना DNA टेस्टिंग कराएगी। DNA टेस्टिंग के रिजल्ट आने के बाद उसे पता चला कि शी हैज़ 7 सिबलिंग्स, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डोनर सिर्फ 3 बार अपने सैंपल्स को डोनेट कर सकता है, और यहाँ 7 सिबलिंग्स थे। थोड़ा और रिसर्च करने के बाद पता चला कि उसके जितने भी सिबलिंग्स थे वो रिलेटेड थे एक कज़न से जिसका नाम था सिल्विया। अब जब जकोबा ने सिल्विया को अप्रोच किया तो उसे पता चला कि सिल्विया इज़ अ कज़न ऑफ डोनाल्ड क्लाइन, और डोनाल्ड क्लाइन और कोई नहीं बल्कि जकोबा की मदर का डॉक्टर था जिसने वो इंसेमिनेशन किया था। ये जानकर जकोबा की लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। तो डोनाल्ड क्लाइन के बारे में थोड़ा बता दूं तो डोनाल्ड क्लाइन एक वेल नोन डॉक्टर था फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वो अपने टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस था, और लोग उसे इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि वो इस एरिया में प्रोफेशनल था। ही वॉज अ वेल नोन इनफर्टिलिटी डॉक्टर इन इंडियानापोलिस। अब जो कहानी है हमारी वो सेट होती है 1970 से लेकर 1990 तक, और उस टाइम पे 5 में से एक फैमिली इंडियाना में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ये यूजुअली मेन में देखने को मिल रहा था, उनकी फर्टिलिटी रेट कम हो रही थी। तो एज एनी अदर इंडिविजुअल उन्होंने डॉक्टर को अप्रोच किया, और कुछ ऑप्शंस बताने के बाद सेफेस्ट ऑप्शन जो कपल्स को लगता था वो होता था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो कुछ और रिसर्च करने के बाद जकोबा को पता चला कि शी हैज़ 94 सिबलिंग्स। 94। यहाँ पर एक डोनर सिर्फ 3 बार डोनेट कर सकता है अपने सैंपल्स, और यहाँ 94 सिबलिंग्स। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने बार एक ही डोनर को यूज़ किया गया है। और अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया हो तो मैं बता दूँ, वो डोनर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर क्लाइन खुद थे। अब यहाँ से मैं एक टर्म क्लाइन सिबलिंग यूज़ करूँगी टू रेफर डॉक्टर क्लाइंस चिल्ड्रन। जब जकोबा ने धीरे धीरे अपने सारे सिबलिंग्स को कांटेक्ट किया तो उसे समझ में आया कि उनमें से अधिकतर लोग के फीचर्स मैच कर रहे थे। सबकी ब्लू आइज़ थी, सबके ब्लॉन्ड हेयर थे, बहुत सारा फेशियल फीचर्स एक जैसा था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल ऑफ देम सफ़र्ड फ्रॉम ऑटो इम्यूनल डिजीजेस। अब ये सब हुआ कैसे? तो जब ये कपल्स डॉक्टर क्लाइन को अप्रोच कर रहे होते थे तब इन्हें बताया जाता था कि जो सैंपल होगा वो किसी मेडिकल रेसिडेंट का यूज़ होगा और वो अननोन होगा, तो उनकी आइडेंटिटी लीक नहीं की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया फॉर प्राइवेसी इश्यूज। अब मेडिकल रेसिडेंट का मतलब होता है एक स्टूडेंट जो डॉक्टर की ट्रेनिंग में अभी भी है, जो अभी तक डॉक्टर प्रोफेशनली बना नहीं है। और ये सब जो भी कुछ होता था वो पेशेंट्स की रजामंदी के बाद ही होती थी, मतलब जब दोनों पार्टी वाइफ एंड हस्बैंड अग्री करते थे तभी ये प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता था।
और एक और चीज़ मैं आपको सैम्पल डोनेशन के बारे में बता दूँ, उस टाइम पे जिस टाइम की ये बात है ड्यूरिंग द 1970s, उस टाइम पे कोई फ्रीजिंग मैकेनिज्म था नहीं। आज के टाइम पे ब्लड को, सैम्पल्स को स्टोर करके रखा जाता है इन फ्रीज़र, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी था नहीं। मतलब जो सैम्पल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे उसको 1 घंटे के अंदर अंदर यूज़ करना होता था, नहीं तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती। पर असलियत में उन मेडिकल रेसिडेंट्स के सैम्पल्स कभी यूज़ ही नहीं हुए। जितने भी इंसेमिनेशन के केसेस होते थे उसमें डॉक्टर क्लाइन अपने सैंपल्स यूज़ किया करते थे, विच इज़ अ वेरी शिटी थिंग फॉर अ डॉक्टर टू डू। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डोनर तो ऐसे भी अननोन था, तो किसी का भी सैंपल यूज़ करना हो दैट इज़ फाइन, उसमें क्या ही दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंट्स को बताया जाता था जो सैंपल होगा वो किसी रेसिडेंट का होगा, और जब आपके खुद के डॉक्टर अपना सैंपल यूज़ कर रहे हैं विदाउट योर कंसेंट, दैट इज़ नॉट राइट। बहुत सारे इंसेमिनेशन प्रोसीजर में हस्बैंड का सैंपल यूज़ किया जाना था, लेकिन उस जगह भी क्लाइन ने अपने सैंपल्स यूज़ किए। और ये उन्हें कैसे पता चला? वेल, जूलिया's केस। जूलिया वॉज वन ऑफ द क्लाइंस सिबलिंग्स, वो क्लाइन के भाई बहन में एक थी। जूलिया के केस में सैंपल उसके फादर का यूज़ होना था और उसके फादर ने सैंपल दिए भी थे, पर बिकॉज ऑफ दिस होल डॉक्टर क्लाइन वाला सिचुएशन जूलिया के फादर के सैंपल कभी उसकी मदर पे यूज़ ही नहीं हुआ। ये उन्हें कैसे पता चला? जकोबा ने जूलिया को अप्रोच किया, तब उसने ये सारी चीज़ों के बारे में उसे बताया और उसे कन्विंस किया कि तुम भी डीएनए टेस्ट करवाओ। और जब जूलिया ने अपना डीएनए टेस्ट कराया तब सब कुछ साफ समझ में आया कि जूलिया के फादर उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक दिन आप ऐसे आराम से बैठे हो, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है और कोई इंसान, कोई अनजान आदमी आपको कहता है कि वन ऑफ योर पेरेंट्स आर नॉट योर रियल पेरेंट्स। दैट्स द वर्स्ट नाइटमेयर। अब जब इतने सारे सबूत थे क्लाइन सिबलिंग्स के पास, तो उन्होंने सोचा कि डॉक्टर क्लाइन के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन लेंगे। कुछ क्लाइन सिबलिंग्स ने तो आपस में शादी भी कर ली थी, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो बायोलॉजिकल ब्रदर और सिस्टर हैं। जब मैटर थोड़ा और दुनिया के सामने आने लगा तो डॉक्टर क्लाइन को डर था कि उसके रेपुटेशन पे एक दाग आ सकता है, तो वो जकोबा को कॉल किया करता था और उसको कन्विंस किया करता था कि वो केस वापस ले ले। और जकोबा इस बात पे एग्री नहीं करती थी तो वो उसे डेथ थ्रेट्स भेजा करता था। जब जकोबा उसे कन्फ्रंट किया करती थी तो वो ये कहा करता था कि उसने जो कुछ भी किया वो भगवान की रजामंदी से किया। बाद में जाकर व्हेन डॉक्टर क्लाइन डिडंट एग्री फॉर अ डीएनए टेस्ट, पुलिस को उनको फोर्स करना पड़ा टू गिव हिज सैंपल्स। और रिजल्ट में क्या आया? जकोबा बैलेट का 99.9997% ब्लड रिलेशन था डॉक्टर क्लाइन से, विच प्रूव्स एवरीथिंग। अब आई नो कि मेरे तरह आप भी ये सोच रहे होंगे कि एक इंसान जिस पे दुनिया का इतना ट्रस्ट होता है, डॉक्टर इज इक्वल टू भगवान, एंड उस स्टेज पे आके इसने ऐसा क्यों किया? इसमें कितने सारे फैमिलीज़ की लाइफ बर्बाद हो गई। जितने भी विक्टिम्स थे, जो मदर्स थी, जो सिबलिंग्स थे, उन्हें ज़िंदगी भर अब इसी क्लाइन के एक आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ेगा। थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि डॉक्टर क्लाइन बिलोंग्ड टू अ कल्ट नेम्ड क्विवरफुल। बेसिकली ये कल्ट इस चीज़ में बिलीव रखता था कि जो इंसान ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा वो इंसान भगवान की नज़र में अच्छा होता है, और औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। इस कल्ट से रिलेटेड होने के साथ साथ क्लाइन बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी था। क्लाइन के क्लिनिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो क्रिश्चियनिटी के सपोर्ट में होती थी और बाकी धर्म के अगेंस्ट। एक पंथ या फिर एक स्क्रिप्चर जिस पे क्लाइन बहुत ज़्यादा विश्वास करता था वो था जेरेमाया 1:5, विच गोज़ लाइक, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन योर मदर्स वूम्ब आई न्यू यू, जिसका स्ट्रेट अप मतलब है कि क्लाइन न्यू एग्जैक्टली कि वो क्या कर रहा है। अब जब ये मैटर कोर्ट पे गया तो कोर्ट की नज़रों में ये मैटर काफ़ी ज़्यादा था और इसके अगेंस्ट कभी कोई केसेस नहीं आए थे और इसके अगेंस्ट कोई लॉ भी नहीं था स्पेशली। तो इसको किस लॉ के अंदर लाया जाए और क्या पनिशमेंट ली जाए, ये कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि क्लाइन हैज़ यूज्ड हिज सैम्पल्स मोर देन 100 टाइम्स। 94 सिबलिंग्स तो पता किए गए हैं एंड इट इज़ पॉसिबल कि देयर आर मेनी मोर सिबलिंग्स आउट देयर, और वो भी एक सिटी में। तो यू नो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है एक ही सिटी में। व्हेन पीपल इंटरैक्ट दे कैन मैरी ईच अदर इन द सेम टाउन, और फिर उसके बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज दैट कम्स विद इट, और जो जनरली जेनेटिकली ही पास होता है।
डॉक्टर क्लाइंट को एज अ पनिशमेंट सिर्फ $500 एज अ फ़ाइन चार्ज किए गए और उनको 1 साल के लिए अपने मेडिकल प्रैक्टिसेस से सस्पेंड कर दिया गया, एंड विच मेक्स नो सेंस क्योंकि वो तब तक रिटायर हो चुके थे। मतलब उनका मेडिकल प्रैक्टिस करना नहीं करना एक बराबर था। ही रिसीव्ड नो जेल टाइम और इस बात से क्लाइंट सिबलिंग्स खुश नहीं थे। इस केस के बाद इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स जितने भी थे उनमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए गए और पता चला 44 मोर डॉक्टर्स वर प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग, जो अपने सैंपल्स यूज़ कर रहे थे और वो भी अपने पेशेंट के कंसेंट के बिना। इंटरव्यू में उन मदर से जब पूछा गया कि अगर क्लाइंट अपने सैंपल यूज़ करने की बात आपके आगे रखते तो आप क्या एग्री करते, देयर आंसर वाज अ क्लियर नो। इन प्रेजेंट सिचुएशन अभी भी इस केस को लेकर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशंस और की जा रही है। वो सारे फैमिली जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के लिए जा चुके हैं उनके घर पे डीएनए टेस्टिंग कराई जा रही है और बहुत सारे टेस्ट रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं अगर उन्होंने डॉक्टर क्लाइंट को कंसल्ट किया है तो वो डॉक्टर क्लाइंट से ब्लड रिलेट कर रहे हैं। इस पूरे केस में इन क्लाइंट सिबलिंग्स की जो साथ अंत तक खड़ा था वो थी एक टीवी शो की एंकर। It's been 7 years. Back in 2015, I broke the story of Indiana fertility doctor who used his own sperm. इन लोगों को डॉक्टर फिल के भी शो में बुलाया गया था जहां उन्होंने ये सारी स्टोरीज बाकी ऑडियंस के साथ भी शेयर की। तो ओवरऑल आई थिंक दिस वाज समथिंग वेरी न्यू आई केम अक्रॉस। कभी मैंने ऐसा सुना नहीं था कि समवन प्रोफेशनल लाइक अ डॉक्टर कैन डू समथिंग लाइक दिस। अगर आपको इस केस के बारे में और जानना है तो देयर इज दिस डॉक्यूमेंट्री बाय द नेम आवर फादर, दैट्स ऑन नेटफ्लिक्स, यू कैन वॉच इफ़ यू वांट टू। उसमें इन लोग के इंटरव्यूज़ दिखाए गए हैं। देर आर रियल वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो क्लाइंट के हैं, जो इन सारे सिबलिंग्स के हैं, तो यू कैन गो वॉच इफ़ यू वांट टू। अगर आपको इस केस से रिलेटेड और कुछ बातें पता है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की और जो इम्पॉर्टेंट थी, यू कैन डेफिनेटली शेयर इट इन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर ऑफ द डिफरेंट कंटेंट इन माय चैनल, देयर इज़ दिस प्लेलिस्ट दैट आई एम मेंशनिंग हियर, यू कैन चेक दैट आउट। एंड उसके अलावा this was all for this video. Share this video, subscribe to this channel. I'll see you in my next video. Bye bye.